न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर केपी अग्रवाल जी के पास हैं, जिनका क्लिनिक राजनगर एक्सटेंशन पे है। हम स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारे विषयों पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद कि आपने हमको इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पर आए। जी नहीं सर, आप डिजर्विंग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा, जीवन पर्यंत इंसान भाग दौड़ में रहता है, हमेशा हेल्थ सेक्टर को अवॉइड करता है। तो कोई सूत्र दीजिए ऐसा कि लोगों को हेल्थ, यानी कि जो गॉड गिफ्ट में शरीर मिला हुआ है, उसकी महत्ता वो समझ सके। देखिए, एक तो हमारे यहाँ ये जो बचपन से जब पैदा होते हैं तब से हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हेल्थ पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। ना माँ बाप ध्यान देते, ना दादा दादी ध्यान देते, जिनके सानिध्य में हम लोग पढ़े होते हैं। सब लोग वेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें यूथ लेवल्स के अलावा जो वृद्ध लोग हैं, इन लोगों को भी हमें हेल्थ के लिए अवेयर कराएं, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर सेगमेंट के, हर एज के सेगमेंट के लोगों को हम हेल्थ के बारे में मोटिवेट करें। क्या ये जो प्रारंभिक जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए शुरुआती दौर में? वहाँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप बेसिक इसको घर से मान के चलें। घर से लेके प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले तो हैंड वॉश है, और डिस्टेंस मेंटेन करने की तरीका है, या मास्क पहनना है, या असेंबली में कैसे इन्फेक्शन से बचना है, और फर्स्ट एड। पेशेंट, अगर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है या अचानक उसे चक्कर आ जाता है या मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो इस तरह की बेसिक। इसके साथ साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, यातायात का नियम। क्योंकि जितनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमारी बीमारियों से है, उतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमारी यातायात से, ट्रैफिक से भी है। तो अगर हम दोनों का कोऑर्डिनेट करके दोनों चीज़ों के बारे में शिक्षा दें तो मेरे ख्याल से पूरे समाज के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक विषय पे हम आएंगे आप में। एक बिल्कुल जनरल सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी की वैल्यू पता है, अपने मकान की वैल्यू पता है, लेकिन उसे अपने ऑर्गन्स की वैल्यू नहीं पता है। यह तो वो डॉक्टर होगा, पेशे से तो जान पाएगा, क्योंकि वो उसको बर्बाद करता रहता है अल्कोहल के द्वारा, सिगरेट के द्वारा, गलत खाद्य पदार्थों के द्वारा। तो संक्षिप्त में मैं चाहूँगा कि इंसान को अपने ऑर्गन्स की कितनी वैल्यू देनी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती सर। देखिए, जो ऑर्गन्स की महत्वपूर्णता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने लिए कितने सिंसियर हैं। हम अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो सकते हैं, अपने माता पिता के लिए। गाड़ी की सर्विस हम हर महीने 2 महीने पे करवाते हैं, टायर की हवा भरवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, मगर अपना पेट्रोल कितना कम है, अपनी हवा कितनी कम है, इस पे ध्यान नहीं जाता। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं उसमें माँ बाप या दादा दादी को कोई कंजेनाइटल और जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। अगर कंजेनाइटल या जेनेटिक बीमारी है तो हमें उसके लिए अपना भी एक टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उससे पीड़ित हैं। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आती हैं डाइट कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, एंड देन प्रॉपर मेडिकल इवेल्युएशन ऑफ योर बॉडी। तो आजकल जिस तरह से मीडिया के थ्रू और रूटीन में भी कहते हैं मीडिया के थ्रू के लिए, अवेयरनेस, या नेट के थ्रू, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतने ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन लोग यूज़ नहीं करते सर। हाँ, तो वो स्क्रॉल पढ़ेंगे लेकिन हेल्थ सेक्टर नहीं देखेंगे। हेल्थ सेक्टर को भी स्क्रॉल करते हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये है कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपको क्या बैलेंस डाइट लेनी है, और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो कौन सी दवाई लेनी है टाइम पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो इतने पैकेजेस वगैरह लेबोरेटरी के आते हैं,
उससे आपका पूरी बॉडी का इवैल्यूएशन हो जाता है। कई बार होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो उसके बाद अगर हम टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तब हमें पता चलता है कि हमको ये प्रॉब्लम भी है, हमको ये भी है। हमारी भी प्रैक्टिस में 30 साल की प्रैक्टिस में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं, उसमें से मोर देन 60% वो होते हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है। वो चेकअप कराने हैं अपने किसी और पेशेंट का, और हमने उनका चेकअप किया तो पता लगा उनको भी साथ में बीमारी निकली। पूछने में पता चलता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब इवैल्यूएशन होता है तब पता चलता है कि वो इतनी चीज़ों से ग्रसित हैं। तो एक मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के सिम्टम्स हों। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक नियमित वाली जो प्रक्रिया है नियमित वो लोग अपनाते नहीं सर, वो होना चाहिए। अब सर विषय अब मैं बदलूंगा, बस 5 मिनट आपका लूँगा कि सर भारत देश में 3 बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ आ रही हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या खान पान हो। उसमें से एक शुगर है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, पूरा RDC, राजनगर, गाजियाबाद, पूरा NCR आपको जानता है सर। तो जो शुगर जो है एक महामारी का रूप लेते जा रही है, कैसे कंट्रोल होगा, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो देश है, इट इज़ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। पहले डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चाइना था, अब हमने पिछले 2 सालों में चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। अब हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है बन गए हैं। ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारे यूथ है। कर लीजिए जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि हमारा भारत देश कैपिटल बन चुका है, चाइना से भी आगे जा चुका है। हाँ, सबसे बड़ी बात एक और भी है कि हमारे जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे यूथ है उसका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो कम है, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। और यूथ जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है, और जहाँ पर भी शॉर्टकट होंगे वहाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होंगी और स्ट्रेस ज़्यादा होगा और अपने ऊपर ध्यान कम जाएगा। तो जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत अच्छी अवेलेबल होने के बाद भी उसका पूरा भरपूर योग इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा, जो जंक फूड का जो कल्चर है और जो ड्यूटीज़ होती हैं, कहते हैं नाइट ड्यूटी या ये कभी मॉर्निंग ड्यूटी कभी नाइट ड्यूटी, उसमें आपकी पूरी लाइफ साइकिल आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप उठते हैं, अपनी बेंच से उठते हैं, अपने सीट से उठते हैं, तो इधर उधर जंक फूड खाते हैं। तो ये भी एक वजह है। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म ये बहुत बढ़ गया है। फीमेल्स में अल्कोहलिज्म बहुत बढ़ गया है। फीमेल में सर ऐसा ना कुछ दिन बाद सब लोग इंसुलिन लेना शुरू कर दें, ऐसा संभावना आ सकती है? ऐसी संभावना आ सकती है अगर इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेरित ना किया जाए, हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना की जाए, तो इंसुलिन पे जा सकते हैं। और हमारा कंट्री वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंसुलिन यूज़र है अभी भी यूज़र है। तो ये धीरे ये बैड न्यूज़ है, गंभीर स्थिति है। तो इसमें सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, और जो कुछ संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनको भी इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या एक बात और पूछनी थी कि अल्टीमेटली अगर ये बीमारी किसी से कोई ग्रसित हो जाए तो वो अपने घर पे रहकर क्या ऐसा 2, 4, 5 काम करे कि थोड़ा वो उसकी आयु बढ़ जाए? एक तो टेबल शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, और जैसे हमारे यहाँ हर किसी न किसी बात पे खान पान में पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, तो चिकनाई का प्रयोग कम करें। पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, मक्खन, इनका सेवन कम करें। और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूर करें। मतलब ये नहीं कि वो इंडोर गेम है या वो केवल मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं। डेली वॉक करें और बेसिक एक्सरसाइज करें, और आजकल तो चेयर एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो एक तो अपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी फिज़िकल एक्टिविटी डेली बढ़ानी है, टाइम से खाना खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, और टेबल शुगर और टेबल सॉल्ट इन दोनों को बहुत कम रखना है। एक बड़ा सवाल सर, जब कोरोना आया था देश में, उसका वो नहीं था, वैक्सीन नहीं बना होता, बहुत सारी रिसर्च हुई, वैक्सीन उस पर बनी। क्या अब देश में इस बात पर बहस होनी चाहिए
कि शुगर के लिए भी कोई ऐसी वैक्सीन बने? देखिए, शुगर की वैक्सीन बनने से कोई ऐसा लाभ नहीं है। इसके लिए वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिक या एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसमें कोई वायरस नहीं है कि हम इस वायरस को मारें या इससे। सर, ये 24 आवर के लिए दवाइयाँ काम करती हैं, तो क्या मतलब जो रिसर्च सेंटर है, मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका WHO है वगैरह, कुछ ऐसा कुछ हो कि बॉडी के 24 आवर के लिए एप्लीकेबल होता है, कुछ ऐसा हो कि अवधि ज़्यादा हो? एक तरह से वैक्सीन के बदले एक तरह से जो हमारा बेसिक कॉज है वो इंसुलिन है। जो हमारा पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, उसके अंदर इंसुलिन बनती है और उस इंसुलिन से हमारी ब्लड शुगर डाउन होती है जब भी वो एक्टिव होती है। आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना या पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करके इंसुलिन को रिलीज़ करना, इस पर रिसर्च चल रही है। होना चाहिए ना? हाँ, ये रिसर्च हो रही है। जी जी जी। तो उसको हम वैक्सीन का नाम देना दे के ड्रग का नाम दे सकते ड्रग का नाम दे सकते हैं। अगर ये आ जाएगा तो थोड़ा भारतवासियों हैं। के इट विल बी ए गुड ड्रग राइट राइट रादर देन ए वैक्सीन। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबी आपकी अनुभव है, एक दो वाकया ऐसा बताइए कि भाई जिससे विश्वास बढ़ा हो और सब लोग जो है फर्स्ट क्लास, जिस तरह से आपके पास आते हैं, इतनी तन्मयता से आप उनको बात सुनते हैं, ये कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे कारण क्या है? बस मैं इस प्रोफेशन में नहीं देखा कि इतना समय कोई देता हो। कारण ये है कि जब हम छोटे थे, बचपन में, तो देखते थे कि डॉक्टर के पास जाते थे, वो लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद उनके पास पहुंचने के बाद वो हाथ लगाने से पहले ही दवाई लिख के कहते थे जाइए। तो हमें लगता था कि हमारे दादा दादी को तो इन्होंने सुनी नहीं इनकी बात, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं। तो हम लोग दूसरे डॉक्टर में चलिए तो कहते थे नहीं बेटा, सभी जगह एक सही हाल है। तब मेरे को लगा कि अगर मैं डॉक्टर बना तो कम से कम मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबकी बात सुनूंगा पहले, उसके बाद उसका परिणाम ये मैंने देखा, लोग संतुष्ट होकर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे कम देखा तो अच्छी तरह। हाँ बिल्कुल, आधे ठीक हो उसी समय हो जाते हैं। बिल्कुल। तो और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेके काम करना चाहिए। लास्ट सवाल, आज सर सुबह का मॉर्निंग अच्छा नहीं था, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी लोग मर गए। तो जो वहाँ जनता जा रही है या जो लोग भी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि कितना अपने के लिए बचाव करें? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संयम। हम गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, हमें संयम ही नहीं है तो डुबकी बेकार है। और ये जो भगदड़ वगैरह में हम किसी को दोष दें, उससे अच्छा है कि ये देखें कि संयम कितना है। इवन ये तो कुंभ की बात है, ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया, यहाँ पर भी हम एक्सटेंशन में भी हम जैसे अगर अपनी गाड़ी मोड़ना चाहते हैं तो हम मोड़ ही नहीं पाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारे मोड़ने से पहले ही लोग आगे निकलना चाहते हैं। संयम ही नहीं है किसी में। आप में संयम है, आप खड़े रहेंगे वहीं और सब लोग निकलते रहेंगे। तो संयम रखना चाहिए था। ये अभी जो भी घटना हो गया उसको नज़रअंदाज करके, क्योंकि काफ़ी लंबा अभी चलेगा कुंभ, तो लोगों को थोड़ा संयम से जाना चाहिए। संयम यहाँ पर क्या, मंदिर की लाइन में हो, कुंभ हो, हर जगह संयम बहुत जरूरी है। हाँ, इसीलिए मैं तो जब मेरे को जन्माष्टमी वगैरह पे पास वगैरह भी मिलते हैं कि आप शॉर्टकट से आप अच्छे दर्शन कर लेंगे, तो मैं कभी भी शॉर्टकट वाले दर्शन नहीं करता। लॉन्ग वाला, जिसे आराम से धीमे धीमे भीड़ में धक्के खाते हुए संयम से दर्शन करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार सर।